हेलो बच्चों, आज हम लोग विलयन चैप्टर में पढ़ेंगे विलयता क्या होती है। पढ़ेंगे उसमें हम लोग ठोस की द्रव में विलयता। अगर ठोस की बात की जाए तो ठोस होगा विलय और द्रव होगा विलायक। ठीक, इसका परिभाषा ये है कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक, यानी सब कुछ निश्चित रहेगा, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक के इकाई आयतन में क्या है। हाँ साफ। अब उसमें भी बोलने लगोगे। इकाई आयतन में 1 लीटर होना चाहिए विलय या विलायक। आपका विलय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, जितना घोल सकता है वो, ठीक है। ग्राम में कितना घोला जा सकता है, हो सकता है 10 ग्राम, हो सकता है 200 ग्राम, जितना घुल पाए, जिससे कि क्या प्राप्त होता है, संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं उसकी विलयता। हाँ, पहले इनको जाने तो बहुत बर्बाद है। हम पढ़ते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक, फिर पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। संतृप्त, हाँ, देखो, अगर मान लीजिए अति संतृप्त या असंतृप्त विलयन है। असंतृप्त विलयन का मतलब समझो पेट नहीं भरा है उसका। हमने कहा मान लो 1 लीटर जल लिया है। कितना लीटर, कितना लीटर है? 1 लीटर जल है मान लो। ठीक, 1 लीटर जल है और कह रहे हैं संतृप्त विलयन के लिए कह रहे हैं। पहले 1 लीटर जल है, थोड़ा मोटा बन गया है इधर। 1 लीटर जल है। हमने कहा इस 1 लीटर जल में, धुन सुनो, इस 1 लीटर जल में अधिकतम चीनी कितना घुल सकता है? लीटर जल क्या है? विलायक। और इसमें मान लो हम घोल रहे हैं किसको? चीनी को घोल रहे हैं। चीनी क्या है? विलय, वही ठोस विलय, और क्या। ठीक, इसको घोल रहे हैं। मान लो अधिकतम कितना घुल सकता है? हमने कहा 1 किलो नहीं, जितना घुलेगा ही नहीं, मान लेते हैं 50 ग्राम। कितना ग्राम? 50 ग्राम। 50 ग्राम जो है 1 लीटर जल में घुल सकता है। अधिकतम कितना? अधिकतम 50 ग्राम घुल सकता है। इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। 100 लिख दें? चलो 100 लिख दे रहे हैं। 100। हमने कहा कि अगर 100 से ज्यादा कर दोगे तो ये घुलेगा नहीं, नीचे जाके बैठ जाएगा। कितना घुल सकता है? तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कितना है? और तीनों में जल भरा हुआ, देखो तीनों बना रहे हैं। 1 लीटर जल, देखो यार, अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर तीनों में 1-1 लीटर जल भरा हुआ है। हम संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? जब उसका पेट भर जाएगा, मतलब अधिकतम विलय पदार्थ की मात्रा भर चुकी होगी, जो घुल चुकी होगी। अधिकतम विलय पदार्थ की मात्रा जो कि घुल चुकी होगी। कितनी है? मान लो 100 ग्राम अधिकतम घुल चुका है। अब इससे ज्यादा नहीं घोला जा सकता। तो ये विलयन कैसा विलयन कहलाएगा? मतलब कहते हैं असंतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके। समझे? अब असंतृप्त विलयन क्या होता है? जिसका पेट ना भरा हो। मान लीजिए हमने कहा
इसमें हमने अभी जो है 60 ग्राम चीनी डाला है। कितना ग्राम चीनी बताओ, अभी इसमें कितना डाल सकते हैं, कितना अभी और घुल सकता है? 40। अभी पता ही नहीं। हम विलयता ही तो बताए हैं, वो तो माना है। हम माना है तो मान तो लिया ना। हमने कहा कि मान लो, तुम खुद मान लो कि 100 ग्राम हमने अधिकतम घोल सकते हैं। अधिकतम घुलनशीलता या अधिकतम विलयता कितनी है इसकी? 100 ग्राम 1 लीटर में घुलता है। जल में 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घुलता है अधिकतम। इससे ज्यादा अगर 100 से 100.1 भी किए तो आपका क्या हो जाएगा? जो 0.1 होगा जाके नीचे बैठ जाएगा। अब अगर हमने कहा कि 60 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं, 60 ग्राम चीनी इसके अंदर मिल चुका है, बताओ अभी कितना और घोल सकते हो? 40 और घोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी असंतृप्त विलयन कैसा विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। जिसमें और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घोली ना जा सके उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन क्या हो गया? संतृप्त विलयन बनने के बाद भी हम और घोलते जा रहे हैं लेकिन घुल नहीं रहा है, वो नीचे जाके बैठ जा रहा है। तो हमने कहा मान लो इसमें कितना घोल दिया बताओ? मान लिया जाए 110 ग्राम घोल दिया है। 110 ग्राम, बताओ कितना ग्राम नहीं घुलेगा? 10 ग्राम नीचे जाके बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। वो अधिकतम कितना घुल सकता है? 100 ग्राम घुल सकता है 1 लीटर जल में। तो आप कोई पूछे कि असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन क्या है? जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सके। असंतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है जिसमें अधिकतम मात्रा में घुला हुआ पदार्थ होता है और इसकी और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता। इसमें और अधिक मात्रा को घोलते हैं परंतु वो अधिक मात्रा संतृप्त विलयन से जो अधिक मात्रा है वो जाकर के नीचे बैठ जाती है। ठीक है। और अभी इसी को हम विलयता देख लो। संतृप्त विलयन कब प्राप्त होगा? जब अधिकतम मात्रा घुली होगी। अधिकतम मात्रा घुली होगी। हाँ, तापमान निश्चित होना चाहिए। देखो निश्चित किया है कि नहीं? और विलायक भी क्या है? निश्चित है कि नहीं? यहाँ सब तीनों जगह क्या लिया है? जल ही तो लिया है। तो विलायक भी निश्चित है। हमने कहा अधिकतम चीनी कितना घुल सकता है? तो देखा गया 100 ग्राम। इसमें 60 ग्राम घोला है तो और घोल सकते हो? नहीं घोल सकते, और घोला जा सकता है। 40 और घोला जा सकता है। इसमें 110 घोल दिया है तो संतृप्त विलयन के लिए कितना चाहिए था? 100। अब बचा कितना? 10 जो ग्राम होगा वो जाकर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। तो जब बैठ जाएगा तो कौन सा विलयन बनेगा? अति संतृप्त विलयन बनेगा। इसको बना लीजिए ऐसे अच्छे से और फिर एक एक का परिभाषा लिखवा देते हैं आपको। असंतृप्त विलयन हेडिंग डाल दीजिएगा। लिखो वह विलयन, असंतृप्त विलयन में लिखिए वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ घोला जा सकता है। विलय पदार्थ घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। और अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है या घोला जा सकता है। ठीक है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये वाला बना ही चुके हो। अब संतृप्त विलयन लिखना। संतृप्त विलयन लिखो वह विलयन, संतृप्त विलयन में लिखिए वह विलयन जिसमें
विलय पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा होती है। वह विलयन जिसमें अधिकतम मात्रा में विलय पदार्थ की मात्रा होती है। हाँ हाँ, घुली हुई अधिकतम मात्रा होती है। और फिर से बोलो, धीरे से बोलो, नहीं लिखो, वह विलयन जिसमें, और आगे, विलय पदार्थ की अधिकतम घुली हुई अधिकतम मात्रा होती है। अरे ठीक है, लिख लो, घुली हुई अधिकतम मात्रा होती है तथा जिसमें और अधिक विलय पदार्थ को घोला ना जा सके, तथा जिसमें और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घोली ना जा सके, घोली ना जा सके। कॉमा लगा के लिखना, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब लिखो अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन लिखो इसमें, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन के बावजूद, संतृप्त विलयन बनने के बावजूद, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन बनने के बावजूद और अधिक मात्रा में, जिसमें और अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ, क्या बोला, संतृप्त विलयन बनने के बावजूद और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ, लिखो, फिर से लिखो, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन बनने के बावजूद और अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ घोला जाए, विलय पदार्थ घोला जाए तथा वो जाकर के नीचे तली में बैठ जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता की इकाई लिखो। ये जो विलयता है, ठोस की द्रव में विलयता, विलयता की इकाई, विलयता की इकाई या मात्रक, विलयता का मात्रक, मात्रक क्या हो सकता है? मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति लीटर। सूत्र नहीं, पहले मात्रक लिखो, क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में ही तो होता है। कितना ग्राम कितना लीटर में घुला है, ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद ग्राम प्रति लीटर के बाद हो सकता है मोल प्रति लीटर, मोलरता। हाँ, ये हेडिंग है। विलयता का मात्रक है ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। ठीक, ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर,
ये दोनों इसका मात्रक है, विलयता का मात्रक। कौन सी विलयता है? ठोस की द्रव में विलयता वाला है। ठोस की द्रव में विलयता लिखे। अब लिखो ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ये इतना ही। रुक जा पहले। ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ये लिख लीजिए। हाँ, विलयता का मात्रा ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है ठोस, या ऐसे लिखो, विलय एवं विलायक की प्रकृति। लिखो, विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय एवं विलायक की प्रकृति। हाँ, को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है विलय एवं विलायक की प्रकृति। देखो, कहते हैं ध्रुवीय विलय हो, कहते हैं ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ध्रुवीय विलय बता रहे हैं। ध्रुवीय विलय जैसे NaCl। ध्रुवीय का मतलब होता है जहां पे प्लस और माइनस आवेश आ जाए। जैसे Na के ऊपर क्या होता है और Cl के ऊपर माइनस। तो ध्रुवीय विलय कहते हैं, ध्रुवीय विलय जो होता है वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलायक कौन होता है? जल है कि नहीं ध्रुवीय? बताओ, ध्रुवीय है कि नहीं? बताओ, है ध्रुवीय। कैसे? आपको पता है ना H2O कैसे बनता है? H+OH- से बनता है, नहीं बनता? तो ये भी आपका प्लस माइनस है और ये भी, तो दोनों क्या है? ध्रुवीय है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। समझ गए? यानी दोनों का नेचर कैसा होना है, दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे एक लड़का होता है, पढ़े वाला लड़का जो है पढ़े वाले लड़के के साथ ही दोस्ती करना चाहता है। वैसे तो गलत है, यहाँ पे बात गलत हो जाती है। पढ़ा वाला सोचता है कि हम ऐसे दोस्ती करें कि वो ना पढ़े लिखे तब भाई ठीक है ना, तो वो चीज़ हो जाता है। यहाँ वहाँ ये समझना है कि समान समान को घोलता है, ऐसे समझना है। कहा यह जाता है, कहावत है, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, कहावत इसको लिख लीजिएगा। समान समान को घोलता है। समान मतलब अगर वो ध्रुवीय है तो दूसरा वाला भी, यानी विलय भी ध्रुवीय होना चाहिए और विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। अब एक चीज सुनो, अध्रुवीय विलय किसमें घुलेगा? जल्दी से बताओ, अध्रुवीय विलय किसमें घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलय का मतलब
जैसे आप ले लो बेंजीन, ओ क्या ले ले, बेंजीन ले ले, चलो बेंजीन। अच्छा ये बताओ, बेंजीन लिखते हैं C6, बताओ इसमें कहीं प्लस माइनस आएगा? हाइड्रोजन और कार्बन में कभी भी प्लस और माइनस नहीं आता अगर हाइड्रोजन कार्बन एक साथ है। हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ हाँ हाँ, सात संयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में आपका प्लस माइनस नहीं आता, इसलिए ये क्या होते हैं? अध्रुवीय। इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, ये क्या होते हैं? अध्रुवीय। अगर हम अध्रुवीय विलय ले ले, विलायक ले ले, जैसे एक होता है अध्रुवीय विलायक CCl4, CCl, इसके चारों तरफ देखो Cl ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। तो ये अध्रुवीय विलय किसमें घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलय किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ये चीज आप याद कर लो इसको। हाँ, समान समान को घोलता है, बस इसको लिख लीजिए। अगर आपसे कहे, सुन लो, क्या बेंजीन जल में घुलेगा? बताओ, क्योंकि ये अध्रुवीय है और ये क्या है? तो अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलता है, समझ गए? अच्छा चीनी का सूत्र बताओ भाई, अभी अभी थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ, चीनी का सूत्र बताओ। 12/11। अब जब 12/11 है, इसको किसमें घोलना है? अच्छा ये बताओ, जल क्या है? ध्रुवीय। और ये क्या है? अध्रुवीय नहीं है, ध्रुवीय ही है। क्यों ध्रुवीय है? हालांकि नमक तो है, नमक जैसा तो नहीं है ये, लेकिन जो आपका चीनी है, चीनी में हाइड्रोजन बंध होता है, चीनी में, और जल में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। जल में भी हाइड्रोजन बंध, इसमें भी हाइड्रोजन बंध, इसीलिए दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे की प्रकृति के होते हैं, इसलिए घुल जाता है। लेकिन ये अध्रुवीय है, जान लो, बस दोनों की प्रकृति सिमिलर हो गई, दोनों में हाइड्रोजन बंध होता है इसीलिए घुलता है। क्या होता है? दोनों में हाइड्रोजन बंध, दोनों में हाइड्रोजन बंध होने के कारण, दोनों में हाइड्रोजन बंध होने के कारण, हाइड्रोजन बंध होने के कारण चीनी जल में घुलता है। ये बाद में लिख लीजिएगा, ठीक? इसको लिख लीजिए अच्छे से, बंद कर दो इसको। देखो ताप, अगला हमारा जो फैक्टर है या प्रभावित करने वाला कारक है वो है ताप। आप लोग जानते होंगे कि एक अपक्रिया होती है जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। कोई बता सकता है किसमें क्या होता है? ऊष्माशोषी में ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी तापमान बढ़ाना पड़ता है, तापमान बढ़ाना पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाए, अगर ये अपक्रिया हो गई ऊष्माशोषी, अगर अपक्रिया ऊष्माशोषी है, अगर अपक्रिया ऊष्माशोषी है तो तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है। उदाहरण बताएं एक ठो, उदाहरण सुनो, चीनी का जल में घुलना। अब घोलते हो, अगर तापमान बढ़ा दिए तो बताओ विलयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चीनी ज्यादा घुलेगा नहीं घुलेगा? तापमान ज्यादा बढ़ाओगे, जल आपका गरम गरम रहेगा और चीनी जल्दी घुल, चीनी की मात्रा बताओ, वही तो बताया नहीं भी, गर्म जल में चीनी ज्यादा घुलता है और ठंडे जल में चीनी कम घुलता है। तो यानी वो उसको चीनी कैसा, मतलब जो आपका जल है वो ऊष्माशोषी ही तो है, ऊष्मा ले रहा नहीं ले रहा है। तो एक चीज याद रखो, ऊष्माशोषी अगर अपक्रिया है तो तापमान बढ़ाने पे विलयता, और अगर ऊष्माक्षेपी है तो इसका उल्टा, तापमान बढ़ा दिए। अच्छा सुनो,
अगर तापमान बढ़ा दिए तो हाँ बात सही कह रहे हो, विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जैसे समझो बात, सही तो है। तापमान बढ़ाएंगे कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी में आपने बताया कि तापमान घटाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, तापमान घटाना पड़ता है तब विलयता बढ़ती है। हम यहाँ ताप बढ़ा दिए तो ये घटा दिए, सही है कि नहीं। एक बढ़ाया है तो दूसरा घटाया है, समझ रहे हो। देखो देखो, जब ऊष्मा शोषी होता है, इस नियम को जानते हो क्या कहते हैं, ला सतलीय नियम। ला सतलीय नियम ये कहता है कि जो वो कर रहा है अगर उसमें आप परिवर्तन कर लिए तो वो उसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। अगर ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी का मतलब तापमान कम है, तापमान बढ़ाओ तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो ऊष्मा शोषी का मतलब है तापमान कम है और आपको क्या करना है, फिर उल्टा काम क्या करना है, तापमान बढ़ाना है। तापमान बढ़ाओगे तो वह खुश होगा कि दुखी, खुश होगा, यानी विलयता बढ़ जाएगी। खुश होने का मतलब विलयता। अब देखो ऊष्माक्षेपी है, यहाँ तापमान पहले से ही ज्यादा है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तापमान निकलता है, ऊष्माक्षेपी में तापमान निकलता है, इसमें तापमान दिया जाता है। तो तापमान यहाँ दे दोगे, तापमान दोगे तो खुश होगा कि नहीं होगा, तो खुश होगा तो विलयता बढ़ जाएगी। और अगर ये पहले से तापमान, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा ज्यादा हो, आप कोई पैसा देने लगे तो आप खुशी होगे, अरे वो अलग बात है कि आप खुश हो जाओगे, आप बहला हो। अब अगर आपके पास पैसा है खूब ज्यादा, कुछ जैसे मान लीजिए फोन है, फोन है अच्छा वाला फोन है आईफोन, और आपको कोई कह रहा है उसी कंपनी का फोन ले लो, उसी कंपनी का फोन ले लो, तो आप फोन लेना चाहोगे, नहीं ये कहोगे चलो दूसरा सिम लगा ले, वो अलग बात है कि आप कहोगे दो फोन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन एक बात कहने, अगर आपके पास एक ही फोन है और आप उसको जो है दूसरा फोन आपको मिल जाता तो आप कहोगे नहीं हमारे पास है, क्या फायदा उसको लेने का, है कि नहीं। जैसे पेट भरा है आपका, पेट भरा है, अगर आपसे कह रहा है कोई रसगुल्ला नहीं लेंगे, रसगुल्ला नहीं 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 नहीं, पेट भर चुका है वो, हाँ रसगुल्ला खा भी लिया जाता है वैसे। अरे अपवाद तो बहुत चीज है, लेकिन जो बताया जाता है उसका उदाहरण खाली समझो, बस इतना आप समझो। अगर ऊष्मा शोषी है, जैसे चीनी का जल में घुलना, उदाहरण लिख दें, उदाहरण यहाँ लिख देते हैं, चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, ठीक। और इसका उदाहरण है चूने को पानी में डालना। अच्छा ये बताओ, जब चूने को जल में डालते हो तो गर्म हो जाता है नहीं हो जाता, गर्म हो जाता है, बाल्टी बाल्टी गर्म हो जाएगा। अब उसमें ताप दे दोगे तो कम घुलने लगेगा, चूना कम घुलेगा। वो चाय कहाँ बने, चूने चाय के पीता है, चूने का जल, हाँ चूने का जल में, चूने का जल में घुलना, सही है। ये लिख लीजिए इसको, तापमान वाला लिख लो, यहाँ लिख दीजिएगा ला सतलीय नियमानुसार, ला सतलीय नियमानुसार अगर अपक्रिया ऊष्मा शोषी है तो तापमान बढ़ाने पे विलयता, और अगर ऊष्माक्षेपी है तापमान बढ़ाने पे विलयता घटेगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम रखे रहे तापमान, हाँ, और बढ़ाए ना, हाँ। अंतिम कारक लिखिए दाब। अगर सुन लो, अगर ठोस विलय है या द्रव विलय है, यहां पे विलय कौन है बताओ, ठोस।
अगर द्रव विलय है, दोनों में से कोई भी एक विलय हो तो इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या लिखोगे? दाब का कोई प्रभाव नहीं, दाब का कोई प्रभाव नहीं, दाब का कोई प्रभाव नहीं। ठीक, मतलब दाब बढ़ाने पर इसकी विलयता बढ़ेगी नहीं। ठीक है, दाब बढ़ाने पे इसकी विलयता नहीं बढ़ेगी, दाब का कोई प्रभाव नहीं। मतलब दाब बढ़ाओगे, मतलब इससे क्या है, दाब बढ़ाओ और या घटाओ, बढ़ाओ चाहे घटाओ। ठीक है, विलयता, विलयता पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक, बस ये हो गया हमारा द्रव की या ठोस की द्रव में विलयता। अब अंतिम एक चीज बचा है, वो है हेनरी का नियम। बस इसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि जो ठोस होता है और जो द्रव होता है, ये क्या होता है, ये पहले से ही इतना ज़्यादा कंप्रेस हो चुके होते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या है, पहले संपीड़ित हो चुके होते हैं, संपीड़न इनका पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो दाब का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दाब को बढ़ाओ और चाहे घटाओ, विलयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर वहीं पर गैसीय कोई विलय हो तो दाब बढ़ाने पे विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम लोग अगले उसमें देखेंगे, अगले दिन देखा जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम किसके ऊपर निर्भर करता है, वो करता है गैस की द्रव में विलयता के ऊपर, और इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।